बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टेट्स एंड फेज ऑफ मैटर, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 5। अच्छा, ये बहुत ईजी चैप्टर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ लॉन्ग आपने इसको करना है तो इसके बहुत से क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, तो आपने इस चैप्टर को डिटेल से और अच्छे से करना है। पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। स्टेट्स एंड फेज ऑफ मैटर। स्टेट्स एंड फेज कहते हैं हालतें। मैटर किन किन हालतों में पाए जाते हैं? मैटर की ना 4 तरह की हालतें हैं, 4 तरह की स्टेट्स है। कौन कौन सी? गैस, लिक्विड, ये हमने पढ़ी भी हुई, गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। इन 4 हालतों में जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता है। अब मैटर क्या है? हम पढ़ रहे हैं मैटर हर वो चीज है जो जगह भी घेरती है और उसका कुछ ना कुछ वजन होता है। ठीक है, आपने याद, आपके इर्द गिर्द हर चीज मैटर से बनी है। आपका मोबाइल, आपके पेपर, आपके पेन, हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन होगा और उसने कोई ना कोई स्पेसिफिक जगह ली होगी, वो जो चीज है वो मैटर कहलाएगी। अब मैटर जो है वो गैसियस फॉर्म में भी पाया जाता है। आपके इर्द गिर्द हवा भी क्या एक स्पेसिफिक जगह घेरती है और उसको अगर हम उसका वेट करें तो उसका कुछ ना कुछ वजन जरूर होगा। तो एयर भी मैटर की फॉर्म है। लिक्विड कितने हैं? जैसे पानी लिक्विड है तो उसका भी कुछ ना कुछ वजन होता है और उसने कुछ ना कुछ स्पेस घेरी होती है, तो वो भी क्या है? एक मैटर। इसी तरह सॉलिड की तरफ आते हैं तो सॉलिड भी क्या है? इसने तो स्पेसिफिक जगह घेरी होती है और सबसे ज्यादा कॉमन यही फॉर्म है, तो ये भी क्या है? स्टेट ऑफ मैटर। और प्लाज्मा भी, इसकी 4 टाइप है जो कि बाद में डिस्कवर हुई। आपकी बुक में इसकी इतनी डिटेल नहीं है। ये सिंपलेस्ट स्टेट है। ये क्या है? सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट स्टेट्स जो है वो मैटर की गैस है। और सबसे कॉमन जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो है सॉलिड, मोस्ट कॉमन। यानी आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजें देखोगे वो ज्यादातर सॉलिड की होंगी। जैसे आपके दरवाजे हो गए, आपका फ्लोर हो गया, आपके पेन हो गया, आपके पेपर हो गया, आपकी चेयर होगी, आपका टेबल हो गया, ये सारे क्या है? सॉलिड। तो सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो सॉलिड और सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट जो है वो गैसेज। और सबसे लेस कॉमन कौन सी है? इन चारों में से सबसे लेस कॉमन कौन सी है? लिक्विड सबसे लेस कॉमन है। क्यों लेस कॉमन है? क्योंकि लिक्विड को एग्जिस्ट करने के लिए स्पेसिफिक टाइप का टेम्परेचर चाहिए। एक नैरो रेंज होती है टेम्परेचर और प्रेशर की, उस रेंज में ये एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये सबसे लेस कॉमन होते हैं। ये था सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन। मैटर की 4 स्टेट्स होती है, गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा। आपने याद रखना है, गैस जो होती है वो सबसे सिंपलेस्ट होती है, लिक्विड लेस कॉमन होती है, सबसे ज्यादा कॉमन जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है वो है सॉलिड। आज का हमारा मेन टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। गैसेस की प्रॉपर्टीज करने से पहले थोड़ा सा कंपैरिजन है गैस, लिक्विड और सॉलिड में। अगर हम किसी भी कंटेनर में गैस डालें तो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो इस तरह दूर दूर होते हैं और चंद एक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल देखे तो वो कुछ इस तरह होते हैं, बिल्कुल अरेंज और आपस में साथ साथ जुड़े होते हैं। तो ये क्या, एक कंटेनर में हमारे पास सॉलिड है, ये कंटेनर में गैस और ये कंटेनर में लिक्विड। आप कंपैरिजन देख सकते हैं, जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं और थोड़े ज्यादा होते हैं, और सॉलिड जो होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। गैसेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी है नॉट डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। अगर आप देखें तो गैसेस की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। आप एयर की देखें, एयर की कोई शेप है, इसी तरह कोई भी गैस देखें, एयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की कोई शेप है। तो अगर हम परफ्यूम ले और उसको स्प्रे करें, क्या कोई परफ्यूम की शेप बनती है? तो आप जनरली बता सकते हैं कि ऑब्वियसली गैसेस की कोई शेप नहीं होती, ना ही उनका वॉल्यूम होता। वॉल्यूम कहते हैं कितनी वो जगह घेरती है गैस। तो अगर हम देखें तो गैस को अगर किसी कंटेनर में छिड़केंगे तो उस कंटेनर का वॉल्यूम ले लेगी। इसी तरह अगर हम गैस को किसी रूम में स्प्रे करें तो वो पूरे रूम में फैल जाएगी, उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। जहां हम उसको स्प्रे करेंगे वो वहां सारी की सारी फैल जाएगी। सो गैसेस का नो डेफिनेट वॉल्यूम और नो डेफिनेट शेप।
अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो जहां हम उसको स्प्रे करेंगे वो वहीं फैल जाएगी। जैसे कि अगर हम कंटेनर में गैस को स्प्रे करते हैं तो वो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ले लेगी। सेकंड है आइडियल गैस हैव जीरो पार्टिकुलर वॉल्यूम। आइडियल गैस कौन सी गैस होती है? दो तरह की गैस जो है हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस। नॉन आइडियल गैस हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन की गैस, हीलियम की गैस। तो ये सारी जो गैसेस है ना, ये नॉन आइडियल गैसेस है, हमारे इर्द गिर्द पाई जाती। जबकि आइडियल गैस ऐसी गैस है जो होती ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना इसकी कोई एग्जाम्पल है। बस हमने आइडियल कोई एक गैस ली, जैसे एक आइडियल स्टूडेंट होता है, लेकिन आइडियल स्टूडेंट कोई भी आइडियल स्टूडेंट नहीं होता, बस एक हमने एज्यूम किया कि एक स्टूडेंट है जो ऐसे करता है और वो आइडियल स्टूडेंट है। इसी तरह आइडियल गैस भी हमने एज्यूम किया, लेकिन आइडियल गैस होती नहीं। तो आइडियल गैस का जीरो वॉल्यूम होता है। अगर कोई गैस है ही नहीं तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? जीरो वॉल्यूम होगा। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज एम्प्टी स्पेस, दैट इज व्हाई गैस आर इजीली कंप्रेसिबल। तो यहां से लेकर एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस को हम क्यों कंप्रेस कर सकते। तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी ये कह रही कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान काफी ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती है, तकरीबन 99.9% एम्प्टी स्पेसेस होती है। मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और उनके दरमियान खाली जगह बहुत ज्यादा होती है। इन खाली जगह होने की वजह से जब हम गैसेस को ऐसे कंप्रेस करते हैं, यानी ये कंटेनर है, इसमें गैसेस है, तो अगर हम क्या करें, इस कंटेनर के ऊपर प्रेशर डाले, प्रेशर डाल के जो लिड है, पहले लिड ऊपर था इतना था, अगर हम गैसेस के ऊपर प्रेशर डाले तो क्या होगा? गैस के वॉल्यूम इकट्ठे हो जाएंगे इस तरह। तो क्या कर सकते हैं? हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। और आपने याद रखना, हम गैसेस को क्यों दबा सकते हैं? क्योंकि उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होते हैं और उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम वन एंड अदर। ये जो अभी हमने थर्ड पोस्टुलेट पढ़ा, इसमें एक इफेक्ट आता है जॉउल थॉमसन इफेक्ट। शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, शॉर्ट तो आएगा ही आएगा। जॉउल थॉमसन इफेक्ट क्या है? जैसे कि मैंने इधर डायग्राम बनाई, ये क्या है? गैस को हमने कंप्रेस किया। तो अगर हम इस कंप्रेस्ड गैस को सडन यानी अचानक हम इसको रिलीज कर दे, इसका प्रेशर, तो सडन ये क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी। जब कोई भी गैस सडन एक्सपैंड करती है तो वो कूलिंग करती है, यानी ठंडक का एहसास होता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। व्हेन आ compressed sudden expand cause cooling, this effect is called Joule-Thomson effect. इस इफेक्ट को हम कहते हैं जाउल थॉमसन इफेक्ट। जब हम हाईली कंप्रेस गैस को सडन एक्सपैंड करते हैं तो वो कूलिंग काज करती है, यानी ठंडक की वजह बनती है, और इस इफेक्ट को हम जाउल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। अब कैसे वजह बनती है? अगर हम देखें तो गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरह दूर दूर होते हैं और जब हम इनको कंप्रेस करते हैं तो वो इस तरह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जो वो एक दूसरे के करीब आते तो उनके दरमियान फोर्सेस जनरेट होना शुरू हो जाती है, उनके दरमियान अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं, जिसको कहते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। आपने याद रखना, गैस में पहले मॉलिक्यूल्स क्या थे? दूर दूर, और बाद में जब हमने उनको कंप्रेस किया तो वो एक दूसरे के करीब आ गए और उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जनरेट हुई। हमने याद रखना, दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक में हीट रिलीज होती है, एक में हीट अब्जॉर्ब होती है। अब हीट अब्जॉर्ब कब होती है और हीट रिलीज कब होती है? जब बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती, बॉन्ड फॉर्मेशन होती, तब
हीट रिलीज होती, यानी जब दो मॉलिक्यूल्स और उनके दरमियान बॉन्ड बने तो उसमें हीट रिलीज होती। इसी तरह हीट अब्जॉर्ब कब होती, जब बॉन्ड ब्रेक होता है। ये दो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको केमिस्ट्री में आगे बहुत ज्यादा काम आएंगे। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो हीट रिलीज होती है, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो हीट अब्जॉर्ब होती है। अब ये देखो, इन दोनों के दरमियान, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या फॉर्मेशन हुई, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की फॉर्मेशन हुई। तो ये एक टाइप का बॉन्ड हुआ। अट्रैक्शन है ना, बॉन्ड भी क्या है, एक अट्रैक्शन, तो ये भी क्या है, एक अट्रैक्शन। और जब मॉलिक्यूल ये कॉम्प्रेस है, जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगी, ये फैल जाएंगे, तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो फोर्सेस जनरेट हुई ये टूटेंगी। तो जब ये फोर्सेस टूटेंगी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब करेंगे। अब देखो, सराउंडिंग में जितनी भी हीट थी, इन मॉलिक्यूल ने आपस में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अब्जॉर्ब कर ली, तो सराउंडिंग में क्या हीट खत्म होगी, तो हमें ठंडक का एहसास होगा, यानी कूलिंग होगी। यही है जॉउल थॉमसन इफेक्ट। जॉउल थॉमसन इफेक्ट, हमारी फ्रीजर जो है वो जॉउल थॉमसन इफेक्ट पे ही काम करती है। उनमें कंप्रेसर लगा होता है, वो गैसेस को इकट्ठा करते हैं, उन गैसेस को जो फ्रीजर का ऊपर वाला हिस्सा होता है, फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा, वहां जाके वो उस गैसेस को एक्सपैंड करते, तो वो सडन कूलिंग का इफेक्ट देती है। चौथी प्रॉपर्टीज है गैस की, प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स कोलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर। हमने बात की ये कंटेनर है जिसमें गैस है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर से जितना टकराएंगे उतना ही वो प्रेशर डालेंगे, इसकी वॉल के साथ वो जितना कोलिजन करेंगे, कोलिजन कहते हैं टकराने को। ये मॉलिक्यूल जितना वो कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे उतना ही ज्यादा गैसेस का प्रेशर होगा। जैसे हम देखें तो घर में हम प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी बिल्कुल एग्जाम्पल है गैसेस के प्रेशर को समझने के लिए, कि उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में और वॉल्स की कंटेनर के साथ काफी ज्यादा कोलिजन शो करते हैं, और उसमें क्या प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है गैसेस का। देन है फिफ्थ प्रॉपर्टीज, निग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। गैसेस में निग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है। किस तरह, हमने कहा कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड होते हैं और उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, तो इसकी वजह से ये एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल उससे मीलों दूर होता है, तो इसकी वजह से उन दोनों के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, यानी इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं निग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स। निग्लिजिबल मतलब ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। इन दोनों के दरमियान कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन जब जैसे ही हम इनको कंप्रेस करेंगे फिर इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जनरेट होना शुरू हो जाएंगी और ये लिक्विड स्टेट की तरफ आने की कोशिश करेंगे। ये थी गैसेस की 5 प्रॉपर्टीज। इनको आपने अच्छे से याद करना है। ये एज अ लॉन्ग भी आ सकती है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग ये नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में आगे वाले लॉन्ग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आगे वाला टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन एक इक्वेशन है, अगर हम पढ़े तो आखिर पे आप इस पूरे टॉपिक के आखिर पे आप इक्वेशन पढ़ोगे PV = nRT। इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसी की हम डेरिवेशन करेंगे। ये इक्वेशन हमें बताती क्या है, ये इक्वेशन वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताती है विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम देखें तो मेन हम डिस्कस करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड कितना जो अमाउंट है गैसेस की, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का इन तीनों चीजों के साथ रिलेशनशिप देखेंगे और वो रिलेशनशिप हमें बताती है आइडियल गैस इक्वेशन। सबसे पहले हम डिफरेंट लॉज जो हमने 9th में पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, इन लॉ को यूज करते हुए आइडियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता था, बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम आप जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे प्रेशर उतना ही ज्यादा डिक्रीज होगा। बॉयल्स लॉ कहता था कि वॉल्यूम और जो प्रेशर है इसका आपस में इनवर्स रिलेशन है, यानी वॉल्यूम जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे प्रेशर उतना कम होता जाएगा, या दूसरे वर्डों में प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम उतना कम होता जाएगा। इधर हमने अभी बात की कि ये क्या है, गैस पहले इतनी थी, फिर हमने क्या किया, इनके ऊपर प्रेशर डाला, इनको कंप्रेस किया तो वो
इतनी सी होगी, तो क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज, पहले इसका वॉल्यूम इतना था लेकिन जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इतना हो गया। सो आपने याद रखना, बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम, प्रेशर जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम उतना ही कम होगा, या वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, ये बॉयल्स लॉ कहता है। देन चार्लीज लॉ क्या कहता है, चार्लीज लॉ भी आपने पढ़ा हुआ है। चार्लीज लॉ कहता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। कोई भी गैस जब आपको उसको गर्म करना शुरू कर दोगे तो वो ज्यादा ज्यादा फैलना शुरू कर दे। इधर ही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम इतनी सी गैस है और उसमें ये आपस में मॉलिक्यूल है, जैसे ही हम इधर हीट देना शुरू करेंगे यानी टेम्परेचर देना शुरू करेंगे तो ये गैस क्या करेगी, एक्सपैंड कर जाएगी, फैलना शुरू हो जाएगी और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू चार्लीज लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद आता है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यानी गैस की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा। एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यानी गैस की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा वो जगह घेरेगी, उतना ही ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा। इन तीनों लॉज को हम अगर इकट्ठा कर दें, एक हमें बॉयल्स लॉ से रिलेशन है, एक चार्लीज लॉ से रिलेशन है, एक एवोगैड्रोस लॉ से रिलेशन है। इन तीनों रिलेशन को अगर हम इकट्ठा करें तो एक साइड पे क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हम देखें तो प्रेशर नीचे आ रहा है, टेम्परेचर ऊपर आ रहा है और ये नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, ऊपर आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, इन तीनों रिलेशन को इकट्ठा कर दिया, उनसे हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, v इज इक्वल टू, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते और इक्वल का साइन लगाते तो हमेशा कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट एन टी डिवाइडेड बाय पी। इधर मैंने सिंपल लिख दिया कांस्टेंट, लेकिन जो कांस्टेंट आएगा वो होगा आर एन टी डिवाइडेड बाय पी। ये जो आर है इसको कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है इसका स्पेसिफिक नाम है जनरल गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.0821 इसकी वैल्यू होती है। अब अगर हम क्या करें, इस प्रेशर को इधर ले आए तो ये प्रेशर V के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर क्या होगा, N R और T। ये जो इक्वेशन आई है इसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। इसी तरह इसको भी हम कह सकते हैं, ये इक्वेशन क्या है, जनरल गैस इक्वेशन। ये हमें रिलेशनशिप बता रही है वॉल्यूम का विद प्रेशर, टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ मोल्स। ये तो हमारे पास कांस्टेंट है। सो आपने याद रखना, ये जो इक्वेशन 4 है इसको क्या कहेंगे, जनरल गैस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन भी कह सकते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन भी कह सकते हैं। जनरल की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो दो नाम है, जनरल गैस इक्वेशन भी कह सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन भी कह सकते हो। अब ये जो इक्वेशन आई है जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन की, इससे हम मोलिकुलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलिकुलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। अब यहाँ देखो, यहाँ कोई m नहीं है तो हम किस तरह इसे मोलिकुलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। आपने याद रखना, ये जो n है ये क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं मास ओवर मोलर मास के। तो हम इधर नंबर ऑफ मोल्स की जगह इसका ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगी, PV इज इक्वल टू, n की जगह हम क्या पुट करेंगे, मास बाय मोलर मास, क्योंकि n इसके इक्वल है और RT आ जाएगा। अब हम क्या करें, मोलर मास को उठा के इस साइड पे ले जाए, क्योंकि हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास इस साइड पे आ जाएगा, इधर क्या है MRT, तो MRT रहने दे। अब ये देखो PV ये इस साइड पे आ जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह ये इक्वेशन बनेगी। अब ये जो इक्वेशन है हमने कैलकुलेट करना है रिलेटिव मोलर मास। तो रिलेटिव मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m और उसकी बेस में छोटा सा r। तो इसी तरह हम इसको कन्वर्ट करते हैं रिलेटिव मोलर मास में,
तो इक्वेशन यही रह जाएगी, सिर्फ इसके साथ आर आ जाएगा। सो ये जो इक्वेशन है इसको हम यूज करते हुए रिलेटिव मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने याद रखना है, इस इक्वेशन में हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स की जगह उसका फार्मूला पुट किया मैस ओवर मोलर मास। मोलर मास को उधर ले गए, पीवी को इधर ले आए, तो हमारे पास रिलेटिव मोलर मास का नया फॉर्मूला जनरेट हो गया। इस फॉर्मूले से हम किसी भी गैस का रिलेटिव मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एम जो है वो मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम मोलिकुलर लेवल पे जाके देखें, जो मोलर मास होता है ना, ये इक्वल होता है रिलेटिव मोलिकुलर मास के, रिलेटिव मोलिकुलर मास के, इसलिए हमने एम की जगह एम आर पुट की है। अब हम कर लेते हैं सैंपल प्रॉब्लम 5.1। तो बहुत इजी है, पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 134 ग्राम, ग्राम में क्या है, मैस, तो मैस जो है वो 134 है, यानी एम हमारे पास क्या है 134 ग्राम ऑफ अ गैस एट -73 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर अंडर 10 atm प्रेशर। तो ये हमारे पास क्या है, प्रेशर आ गया 10 atm इज 5 dm क्यूब। तो वॉल्यूम जो है वो उसने आखिर पे आके बताया 5 dm क्यूब, तो वॉल्यूम भी हमारे पास आ गया। डिटरमाइन द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। तो मोलिकुलर मास, रिलेटिव मोलिकुलर ऑफ मास के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखो जो टेम्परेचर है ना, ये सेल्सियस में, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आपने याद रखना है, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 273। तो इधर लिखेंगे प्लस 273, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस किया तो 200 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर आया। टेम्परेचर क्या आया, 200 केल्विन। माइनस हमारे पास इन्होंने दिया था -73 सेल्सियस टेम्परेचर। तो सेल्सियस में था टेम्परेचर, तो हमने उसको कन्वर्ट करना था केल्विन में। केल्विन में सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस 273 करते हैं। तो हमने 273 को ऐड किया तो 200 केल्विन हमारे पास आंसर आया। सो मैस की जगह हम 134 ग्राम पुट करेंगे, और जनरल गैस कांस्टेंट की हमें वैल्यू पता है 0.0821 atm डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। सो ये जो यूनिट है ये आपने याद रखना है। और टेम्परेचर का हमें पता है 200 केल्विन, इधर हमने कैलकुलेट किया। और इसी तरह प्रेशर हमें कितना दिया था 10, तो वो 10 पुट कर देंगे। इसी तरह वॉल्यूम जो है वो 5 dm क्यूब, तो वॉल्यूम भी हमने पुट कर दिया। इस पूरे को आपस में कैलकुलेट किया, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड करके तो आया 44 ग्राम पर मोल। ये जो 44 ग्राम पर मोल है इसको AMU भी कह सकते हैं, 44 AMU। सो ये हमारे पास रिलेटिव मोलिकुलर मास है। देन है क्विक चेक 5.1। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस की तरफ आ जाना। तो यहाँ से लेकर उन्होंने क्या कहा कि द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज एम्प्टी स्पेसेस, दैट इज व्हाई गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्विक चेक 5.1 के पहले क्वेश्चन का आंसर है कि गैसेस जो है वो इजीली क्यों कंप्रेस कर, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा वाइडली सेपरेटेड होते हैं और उनके दरम्यान एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, जिसकी वजह से हम गैसेस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहां से लेकर इसका पहला आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट इज जाउ थॉमसन इफेक्ट। जाउ थॉमसन इफेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस सडन एक्सपैंड कॉजेज कूलिंग। जब हम कोई भी कंप्रेस्ड गैस को सडन एक्सपैंड करते हैं तो वो क्या करती है, कूलिंग कॉज करती है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जाउ थॉमसन इफेक्ट। देन है क्विक चेक 11.1 का सी क्वेश्चन। सो सी क्वेश्चन क्या है, the amount the volume of 84 ग्राम, 84 ग्राम क्या है, mass। तो mass क्या है 84 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ 84 ग्राम ऑफ अ गैस इज 8 dm3। तो ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम एट -90 सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर आ गया। अंडर 5 atm प्रेशर, तो ये हमारे पास प्रेशर आ गया। हमने कैलकुलेट करना है रिलेटिव मोलिकुलर मास, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था MR is equal to MRT divided by PV। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। हमें मैस दिया गया है 84 ग्राम, इसी तरह हमें वॉल्यूम दिया गया है 8 डेसीमीटर पर क्यूब, हमें टेम्परेचर दिया गया है
-90 सेल्सियस। अब टेम्परेचर हमें सेल्सियस में दिए गए, इसको हमने कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो -90 में ऐड करेंगे 273, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। तो -90 + 273 आएगा 183 केल्विन। तो टेम्परेचर आ गया 183 केल्विन। उसके बाद हमें प्रेशर कितना दिया गया है 780 m, और R क्या है जनरल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो अब हम क्या करते हैं वैल्यूज पुट करते हैं। हमने अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, m की जगह m की वैल्यू हमारे पास क्या 84 ग्राम, तो 84 ग्राम पुट किया। R की जगह जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट की 0.0821 atm डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर की जगह टेम्परेचर हमारे पास क्या है 183 केल्विन, तो 183 केल्विन लिखा। इसी तरह आगे क्या है प्रेशर, तो प्रेशर हमारे पास था 780 m, तो 7 लिखा। इसी तरह वॉल्यूम जो था हमारे पास वो 8 डीएम क्यूब है, तो हमने 8 डीएम क्यूब लिखा। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, इन तीनों वैल्यू 84 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 183 किया, तो हमारे पास ये आंसर आया। अब हमने 7 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो आया 56। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, डिवीजन 56, तो आंसर आएगा 22.53। सो हमारे पास आंसर आया 22.536 है। तो 6 क्या 5 से बड़ा, तो 1 इसमें ऐड करेंगे तो 22.54 इसका आंसर होगा। सो रिलेटिव मोलिकुलर मास हमारे पास क्या आया 22.54 ग्राम पर मोल भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं 22.54 AMU। सो ये है इसका रिलेटिव मोलिकुलर मास। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, आइडियल गैस इक्वेशन और क्विक चेक 5.1 किया। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।